सेफलर इंडिया लिमिटेड का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे क्या कैसा अपडेट बन रहा है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यूज़ देखें तो न्यूज़ में आ रहा है कि सेफलर इंडिया अप ऑन Q1 प्रॉफिट क्लाइम। In the same way, Scalar India पोस्ट मार्च क्वार्टर प्रॉफिट 2.28 बिलियन रुपीस हो गया है इनका। ऐसे ही कोटक ने अपग्रेड किया है स्कैफलर, एसकेएफ, टिमकेम, ठीक है, इन सब का अपग्रेड किया। तो ओवरऑल न्यूज़ पॉजिटिव है, यहाँ पे इन लोगों का प्रॉफिट अच्छा आया है। और अभी इसने मार्केट को क्या कैसे सरप्राइज किया है वो दिया नहीं है, बाद में हम लोग देख लेंगे। बट ओवरऑल यहाँ पे इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट जो मार्च क्वार्टर का था वो अच्छा आया है, ये कहा जा सकता है। जब हम लोग फंडामेंटल में जाएँगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे स्कैफलर इंडिया में मुझे अपॉर्च्युनिटी बनती हुई दिखी, इसलिए मुझे लगा कि आपसे इसमें डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है एक मूविंग एवरेज जो है इसका 10 ईएमए को ये हमेशा ही क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। हालांकि एक दो महीना ये नीचे गया है बट ये उसके ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे करना क्या चाहिए, सिंस इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है तो फिर यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, लंबे समय तक इसको ले जाना चाहते हैं, तो फिर कोर्स ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। और अभी यहाँ पे इसको बाई करना सही रहेगा कि नहीं, तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे बाई किया जा सकता है। और अगर बाई आप करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2555, यानी 2555 रुपए के हिसाब से आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इसके नीचे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है तो आपको यहाँ से निकलना है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ये ठीक है, वहाँ से हम लोग को निकल जाना है। और यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, तो पहला टारगेट तो इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया है वो आप यहाँ पे एक पहला टारगेट ले लीजिए जो कि 3977 है, यानी कि 3900 पे आपका ये पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए, तो दूसरा टारगेट आप ये कर सकते हैं कि इस 10 ईएमए के नीचे जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं होता है तब तक आप इसको राइट करिए। और जब मंथली टाइम फ्रेम पे 10 ईएमए के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपको वहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो ये बात हम लोगों ने की मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग एक बार चलते हैं यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कैसा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बना है। तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले तो इसको मैं इरेज़ कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूँ, तो फिर अच्छा खासा यहाँ पे ठीक है एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे, इसको फ्लैग पैटर्न कहेंगे या ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे साइकोलॉजी बता देता हूँ क्या हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ है कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ से ये गया और ये कहीं न कहीं इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कि अभी एक एक नीचे भी पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या हो रहा है। और यहाँ से भी अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये कहाँ जाता है, तो कहीं पे इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे आ रहा है। तो आपको दिख रहा है ये एक फ्लैग टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनाया है। और जब इस ट्रेंड लाइन के पास, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के पास जब गया है तब तक वहाँ से ये स्टॉक जो है वो गिरा था। तो अब क्या हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पे आया और थर्ड टाइम यहाँ पे आया, फोर्थ टाइम यहाँ पे आया और यहाँ से अब मुझे कहीं न कहीं लगता है ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो गया है। तो अब करना क्या है? ये जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, वहाँ पे देखिए कि क्या ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ होता है कि नहीं, या फिर मैं सीधे-सीधे कहूँ कि क्या वो 3400 के ऊपर क्लोज़ होता है कि नहीं। अगर नेक्स्ट वीक में 3400 के ऊपर क्लोज़ हो जाता है, तो ऑफ कोर्स वो एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगा। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मेरे ख़्याल से बाय करके नहीं जाना है। नेक्स्ट वीक का वेट कर लीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे का वेट कर लीजिए। और अगर वो 3400 के ऊपर क्लोज़ हो जाता है, तो फिर ऑफ कोर्स वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या करना है और ऐसा नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, फिर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने बताया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए उस वहाँ पे,
तो आपका स्टॉप लॉस कहीं न कहीं ये 2600 के आसपास आपका क्या होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। और आपका जो है टारगेट, वो टारगेट जो है आप यहाँ पे ये जो 10 ईएमए आपको दिख रहा है, इसको राइट करके चलना है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये 10 ईएमए को आपको राइट करके चलना है। इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर ऑफकोर्स वहाँ से हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमने बात की वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक का वेट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ और फिर डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखें डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, तो फिर यहाँ पे समझ में आएगा कि एक कहीं न कहीं ये अपने इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ने की कोशिश ये कर रहा है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस था, उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटता है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो फिर वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और यहाँ पे एक पैटर्न बना है, वो मैं बता देता हूँ। पैटर्न जो बना है वो कप विथ हैंडल टाइप का पैटर्न बना है। कैसे बना देखिए, प्राइस जो है नीचे से ऊपर गई और वहाँ से सीधे डाउन गई, और डाउन जाने के बाद ये फिर से ये ऊपर जा रही है, ठीक है। ये ऊपर गई, फिर वहाँ से सेम प्राइस लेवल पे रिजेक्ट होता है, फिर ये नीचे आता है जो कि हैंडल टाइप का बनता है, और ये फिर से अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से बाई तभी करना है जब अगले 1-2 दिन में इसका प्राइस जो है 3342 यहाँ पे बता रहा है। नहीं 3342 नहीं, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 3428 बता रहा है, तो 430, ठीक है, 3430 के ऊपर, यानी कि ये रेंज के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो ये एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। वो बाई करने के बाद अब यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस जान लेते हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो आप मान के चलिए कि 50 जो है आपका डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सबसे पहले तो ऑल टाइम हाई इसने जो बनाया है, वो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। तो ऑल टाइम हाई इसने कितना बनाया, ये देखिए, ऑल टाइम हाई 3725, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई 3725 ये पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पे ये जो 30 ईएमए दिख रहा है, उस 30 ईएमए को आपको राइट करना है, ठीक है। बस इतना ही यहाँ पे करना है। तो हमने यहाँ पे पूरा बात किया मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे, और तीनों टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना है और वो ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, और सबके साथ शेयर ज़रूर करिए। कुछ सुझाव हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए, अब सेफलर इंडिया लिमिटेड है, इसका करंट प्राइस अभी 3330 चल रहा है। मार्केट कैप 52,049 का 49 करोड़ का है। हाई लो इसने 3726 और 2612 लगाया है। नीचे अगर हम लोग आए तो 1 ईयर में ऑफकोर्स ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे बन चुका है, जो कि कप विद हैंडल पैटर्न हम लोग कहेंगे उसको। 3 ईयर्स में अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज में ये चल रहा है, और अब बहुत जल्दी ये ब्रेकआउट कर सकता है। 5 ईयर्स में भी वही सेम पैटर्न है, और 10 ईयर्स में भी सेम आपको दिख रहा है, और मैक्स में भी आपको वही सेम दिख रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। तो तीनों टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बना है। प्रोस में अगर बात करें तो कंपनी डेट फ्री हो गई है, और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, जो कि 31.8% है। कॉन्स में एक ही है कि ये अपनी बुक वैल्यू से 10.5 टाइम्स महंगा है। पीयर कंपैरिजन अगर करें तो ये इसका सेक्टर बियरिंग्स है, इंडस्ट्री बियरिंग्स है, मतलब ये बियरिंग्स बनाती है, जो कि मुझे लगता है कहीं न कहीं इसका फ्यूचर है। और ये जो है ये अपने सेक्टर का रैंक 1 में आता है, सेफलर इंडिया, ठीक है। उसके बाद टिमकेन आता है, फिर एसकेएफ आता है। चलिए, नीचे अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में अगर ये इसको एनालिसिस करें तो दिसंबर 2023 में सेल्स इसका 1855 था, और अभी मार्च 2024 में 1849 हो गया, यानी हल्का सा यहाँ पे थोड़ा-सा रिड्यूस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 328 से 335 ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 296 से 306 ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 217 से 228 ये भी इंक्रीज हुआ है। और अगर आप इसका ईपीएस देखेंगे तो ईपीएस नियर टू ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ठीक है। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 15.03 ईपीएस है। अब क्यू बेसिस पे तो इसका रिजल्ट अच्छा आया है। अब एक बार वाई वाई बेसिस पे इसको देख लेते हैं। तो वाई वाई बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मार्च 2023 में इसका जो सेल्स था वो 1694 था, और अभी 1849 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 315 से 335 इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 294 से 306 अगेन इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 219 से 228 ये भी इंक्रीज हुआ है। तो वाई वाई बेसिस पे भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा इसका रिजल्ट है।
तो दोनों बेसिस फंडामेंटल एनालिसिस अगर करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। नीचे अगर हम लोग यहाँ पे एफआईआई, डीआईए और प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं वो देखें तो यहाँ पे अपने को पता चलता है कि इसका जो प्रोमोटर्स थे वो सेम है। दिसंबर 2023 में 74.13 थे और अभी भी 74.13 है। एफआईआई जो है 4.36 से 4.38 0.02% के हिसाब से इंक्रीज किया, जो कि अच्छी बात है। डीआईए 15.68 से 15.93, ये भी डीआईए ने भी इंक्रीज किया है, वो भी अच्छी बात है। जब एफआईआई और डीआईए इंक्रीज करते हैं तो फिर वहाँ पे प्राइस जो है अपमूव हो सकता है, ऐसा माना जाता है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी यहाँ पे नहीं है। पब्लिक 5.83 से 5.56 पब्लिक ने यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो ये था कंप्लीट सेफलर इंडिया लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पे हम लोगों ने दोनों देखा, यहाँ पे इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखा है। एफआईआई, डीआईए डेटा सब देखा और सबके हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन शर्त यही है कि आपको जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट बताया उसी पे यहाँ पे आपको करना है। अगर आपको एनालिसिस करना यहाँ पे नहीं आ रहा है तो ध्यान रहे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। और ये भी ध्यान रहे कि अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक पे नहीं लगा देना है। आपको पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाई करके चलना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है। किसी के टिप्स, कॉल्स, रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है। आपका पैसा है, आपको यहाँ पे संभाल कर यहाँ पे लगाना होगा और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा।